सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे भाई भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, ठीक है ना। तो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में, यानी भारतीय संविधान की जो इतिहास है भाई उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, भारतीय संविधान सभा के बारे में बिल्कुल एक एक पॉइंट पे अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो भाई प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो आपके लिए हमने अलग से जो आपकी लूसेंट की नई बुक है भाई उसकी प्ले लिस्ट भी बना दी है। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो जिस भी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं जो नीचे नंबर दिया गया है तो उस पर मैसेज कर देना भाई, उसकी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। बाजार में आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, जब तक आपका कॉन्सेप्ट अधूरा है तो क्वेश्चन भी अधूरे हैं। तो अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एक बार आपने क्या कर लेना है, लूसेंट बुक को ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना से संबंधित क्या क्वेश्चन बनेंगे। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें संविधान की उद्देशिका में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से सामने आई है भाई कि हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को ये शब्द कहे गए हैं, यानी प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना है, एक 42वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। तो वही एक बार आप हमारी स्टोरी को सुनना, उसके बाद अगर आप PDF में से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, देखो भाई ये जो शब्द जोड़े गए हैं ना, ये प्रस्तावना के जरिए जोड़े गए हैं, ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल शब्द है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी हमारा जो संविधान है उसमें ये शब्द जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना के जरिए जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, ठीक है ना, उसमें ये ऐड किए गए थे। और क्या कहा गया था, ये सारे के सारे आपके सामने वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो आगे का जो आपका मामला है वो क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कौन से देश से लिया गया। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई भाई, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है भाई, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संविधान की कुंजी बोला जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पे उसका भाग नहीं मानी जाती। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत है जो भारत के लोग ही हैं। यानी प्रस्तावना के अनुसार भाई संविधान के अधीन समस्त शक्तियां जो किसके केंद्र बिंदु में आती हैं, भारत के लोगों के केंद्र बिंदु में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, हमारा खास पॉइंट है जो, तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा भाई, संसद संविधान के जो मूल ढांचा उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। जो भाई आपकी संसद है वो संविधान की मूल ढांचा में आपका नकारात्मक यानी सकारात्मक पॉइंट तो बढ़ा सकती है, लेकिन क्या नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। तो संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसे मूल ढांचा विस्तार करे और उसको मजबूती मिले। ऐसा संशोधन, ऐसा बदलाव संसद क्या कर सकती है, संविधान में कर सकती है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। कौन कौन से प्रकार है भाई, सामाजिक आर्थिक राजनीति। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपसाना। 2 प्रकार की समानता बताई गई है भाई, प्रतिष्ठा एवं अवसर, ठीक है। ये क्या बताए गए हैं भारत की संविधान के अंदर, यानी भारतीय संविधान की अंदर प्रस्तावना के जरिए बताए गए शब्द हैं भाई। आपके 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है, अंततः कठोर और अंततः लचीला भी है, ठीक है ना भाई, ये बात आपको पता भी होगा। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला भी है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान बोला जाता है भारतीय संविधान को। तो लिखित संविधान की अवधारणा कौन से देश से ली गई, तो कौन से देश से ली गई, फ्रांस देश से ली गई है भाई। प्रस्तावना में प्रयुक्त समता समानता एवं बंधुत्व शब्द
कहाँ से जोड़े गए, फ्रांसीसी क्रांति से जोड़े गए हैं भाई, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द जोड़े गए हैं, समांतरता, समानता, बंधुत्व, ये कहाँ से जोड़े गए हैं, तो ये आपके जोड़े गए हैं भाई फ्रांसीसी क्रांति से। तो नेक्स्ट आता भाई भारतीय राजनीतिक अवस्था में संविधान क्या हमारा सर्वोच्च है, ठीक है ना। सर्वोच्च शिखर पे भारतीय राजनीतिक अवस्था में संविधान हमारा क्या रहेगा, शिखर पे रहेगा। तो भारत का संविधान अपना क्या प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, क्योंकि संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया है। तो भारत के संविधान में संघीय शासन जो शब्द है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग संविधान के अंदर किया गया है, राज्यों का संघ, यानी राज्यों का संघ भारतीय संविधान में भारत को बोला गया है, क्योंकि भारत के अंदर आपके भाई राज्य हैं, तो इसलिए राज्यों का संघ कहा जा सकता है, न कि संघीय शासन कहा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक आपका क्या पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, जो आपकी क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की विधि, विधि मीन्स कानून, ठीक है। वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। प्रस्तावना कहाँ से ली गई, अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई, अमेरिका से, ठीक है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्वतंत्रता कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई भी, ठीक है ना। जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में कहाँ से बात की गई है, अमेरिका से बात की गई, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया भाई भारतीय संविधान के अंदर, संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया। एक तो क्या संसदात्मक शासन प्रणाली, जो संसद की शासन प्रणाली है उसको बताया गया है। एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया बताई गई है। विधि का शासन बताया गया है, यानी कानून का शासन रहेगा। संसदीय विशेषाधिकार बताया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, और जो आपका भाई लेख या जो आपका क्या दिवस सदनवाद है, और कानून के समक्ष समानता है, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है ना। एक तो संसद है उसकी शासन प्रणाली बताई गई है। एक आपकी एकल नागरिकता यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, जो आपकी एकल नागरिकता और जो आपकी कानून बनाने की प्रक्रिया है। विधि का शासन यानी कानून का शासन बताया गया है। संसदीय विशेषाधिकार बताया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली बताई गई है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्रिटेन से ली गई है। तो आयरलैंड से क्या लिया गया भाई, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बताए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था बताई गई है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, यानी चुनाव किस तरीके से होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो क्या ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनीत करता है, उनका चयन भी आयरलैंड से बताया गया, ठीक है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसकी व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों का जो भाई मनोनीत करता है राष्ट्रपति, उनका भी चयन कहाँ से बताया गया है, आयरलैंड से बताया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ें बताई गई है, ऑस्ट्रेलिया से बताया गया भाई प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना के अंदर जो भाषा है, प्रस्तावना विचार अमेरिका से बताया गया था, ठीक है ना। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑस्ट्रेलिया से बताई गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी से क्या चीज़ें बताई गई है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जर्मनी से बताई गई है, यानी आपातकाल लगता है वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें, जर्मनी के संविधान से। तो कनाडा का जो आपका देश है, कनाडा से क्या चीज़ें बताई गई है, संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, राज्यपाल की नियुक्ति, विधेयक प्रक्रिया, सॉरी दोस्तों, विषयक प्रक्रिया, यानी विषयक प्रक्रिया, विषय संबंधित जो प्रक्रिया, ठीक है ना, जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियाँ विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय को सलाह, ये सारी की सारी चीज़ें कनाडा से बताई गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई भाई, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए, आपके रूस से। जापान से क्या लिया गया है,
तो जापान से आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो आपके जापान से बताई गई है। फ्रांस से क्या चीज़ें बताई गई है? गणतंत्र राज्य, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, ये सारी की सारी चीज़ें आपके क्या भाई फ्रांस से बताई गई है कि भारत एक गणराज्य है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? फ्रांस के संविधान से। नोट में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भाई जो भारत का संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव कौन से अधिनियम का है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के 395 जो अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है ना, यानी 250 के आसपास। आज तो अनुच्छेद हमारे 440 प्लस हो चुके हैं, लेकिन 395 अनुच्छेदों में बात की जाए तो 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आज आपके सामने संविधान आया है। यानी 1935 का जो आपका अधिनियम था उसमें जो 250 अनुच्छेद लिए गए हैं तो उनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया आज। ठीक है ना, ये आपके सामने डाटा है भाई। आगे जो बात आती है वो आती है आपकी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ कितनी है भाई वर्तमान में, कोई बताएगा? तो अनुसूचियाँ कितनी है भाई बताना। तो प्रथम सूची है भाई, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य यानी 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो भारत के अंदर कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश है आपको पता होना चाहिए भाई। संविधान की 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा क्या कर दिया गया। यानी संविधान के अंदर जो आपका 69वां संविधान संशोधन है उसके जरिए क्या कहा गया है कि दिल्ली भारत की क्या होगी भाई? राजधानी होगी। यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया। जो आपकी दूसरी अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है? भारतीय जो राज्य व्यवस्था उसमें क्या जो पदाधिकारी हैं यानी जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ों की जानकारी हमें कौन सी अनुसूची से मिलती है? दूसरी अनुसूची से, यानी द्वितीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची है भाई आपकी, इसमें क्या है भाई? जो आपके पद अधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं यानी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती है उसकी जानकारी हमें तीसरी अनुसूची में मिलती है। चौथी अनुसूची में हमें क्या मिलता है? राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण दिया जाता है उसकी जानकारी हमें चौथी अनुसूची में मिलती है। पांचवी अनुसूची में हमें क्या मिलता है? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र या जो अनुसूचित जनजाति है उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी हमें पांचवी अनुसूची से मिलती है। ठीक है ना, यानी पांचवी अनुसूची से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है ये आपके सामने है। छठी अनुसूची से हमें क्या मिलता है भाई? छठी अनुसूची से हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। सातवीं अनुसूची से हमें क्या मिलता है? इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। तो इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बताई गई है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची क्या होती है भाई? इस सूची के अंदर दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यानी संघ मीन्स केंद्र। ठीक है, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है संविधान के अंदर ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू कानून सभी पे लागू किया जाएगा। यानी केंद्र जो कानून बनाएगा वो सभी पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य उसके कानून को नहीं कर सकता। ठीक है ना, यानी सब पर उसका कानून लागू होगा। तो संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो चुके हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे कि देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक और आपका तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि। ठीक है ना, ये इसके विषय बताए गए हैं। तो राज्य सूची, तो राज्य सूची के द्वारा क्या बताया गया कि राज्य सरकार कानून बनाती है तो राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय आते हैं, वर्तमान में इसके 61 विषय हो गए हैं। तो राज्य सूची में शामिल विषय कौन कौन से होंगे? शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, ये क्या हो जाएंगे आपके राज्य सूची के अंदर आएंगे। ठीक है, समवर्ती सूची में इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो संविधान के लागू होने के समस्त समवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो जब समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में
52 विषय हैं भाई। स्मृति सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे दीवानी, फौजदारी, कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा और आपका आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन इत्यादि। ठीक है ना, ये आपकी स्मृति सूची के विषय हैं। तो 8वीं अनुसूची है भाई, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें सिंधी 92 में जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 2003 में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन किया गया मैथिली, संथाली, डोगरी और एक आपकी कौन सी भाषा आती है, बोडो। तो बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तो 9वीं अनुसूची संविधान का अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को क्या कर दिया गया, विधियों का उल्लेख किया गया है। ये आपकी 9वीं अनुसूची आती है। तो 10वीं अनुसूची आपकी आएगी भाई, तो 10वीं अनुसूची देखो भाई। तो ये संविधान संशोधन जो 52वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ, 1985 में। तो ये 1985 के जरिए जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। जो दल बदल करते हैं ना नेता, उनसे संबंधित प्रावधान कहाँ से मिलता है हमें, 10वीं अनुसूची से। तो यह अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के जरिए जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन क्या बताता है, पंचायती राज के बारे में यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, 11वीं अनुसूची से, जिसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 के जरिए। तो कितने विषय बताए गए थे इसके अंदर, 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है ना, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में जो 74वां संविधान संशोधन के जरिए 1993 के जरिए ये जोड़ी गई थी। इसी क्षेत्र, इसमें शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन है, जो शहरों का शासन है भाई, तो उसके बारे में जानकारी हमें 12वीं अनुसूची से, 11वीं अनुसूची से हमें गांव के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। शहरों की जो संस्थाएं हैं उनको काम करने के लिए 18 विषय, और जो 11वीं अनुसूची के जरिए मिले हैं 29 विषय मिले हुए हैं। ठीक है ना। तुम भारतीय संविधान के भाग देखो भाई, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 आर्टिकल में आएगा, नागरिकता 5 से 11 आएगी, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। तो मूल कृत्य 51 क में है। संघ आपके 52 से 151 आएंगे। राज्य के बारे में जानकारी 152 से 152 से 237, ये आपके आर्टिकल बताए गए हैं। यानी राज्य की जानकारी हमें 152 से 237 आर्टिकल के बीच मिलती है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 क्या कर दिया गया, ये आपका अनुच्छेद बताया गया पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र में 239 से 242 आर्टिकल होंगे। पंचायत से संबंधित जानकारी हमें 243 कैसे अण तक मिलेगी। तो जो आपकी नगर पालिका है उसकी जानकारी 243 तय से 243 यह 6 तक मिलेगी। ठीक है। सहकारी समितियों की जानकारी 243 यह जैसे यह न तक मिलेगी भाई। ठीक है। जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र उनकी जानकारी हमें 244 से 244 क तक मिलेगी। संघों राज्यों के बीच संबंध बताया गया 245 से 263 के बीच। वित्तीय संपत्ति जो संविदाएं और जो वाद विवाद होता है उसे संबंधित जानकारी मिलती है भाई 264 से 300 क आर्टिकल तक। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम, इसकी जानकारी 301 से 307 तक मिलेगी। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। अधिकरण 323 से 323 ख तक। ठीक है। यानी 323 क से 323 ख तक। तो निर्वाचन की जानकारी 324 से 329 तक। कुल वर्गों के बीच संबंध विषय या जो उपबंध दिए गए हैं ये 340 से 342 तक। तो राजभाषा बताई गई आपकी 343 से 351 तक। आपात उपबंध बताया गया 352 से 360 तक। परिकरण बताया गया 361 से 367 तक। संविधान संशोधन 368 में किया जाता है। तो अस्थायी जो आपका संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध है ये 369 से लेकर 392 तक। संक्षिप्त नाम जो प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और जो निरसन है उसकी जानकारी 393 से 395 तक। यानी 395 जो आपके आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो आपके कवर हो गए हैं। तो 440 आर्टिकल हो चुके हैं वर्तमान में, 440 प्लस। तो उनके बारे में भी जब आपकी बुक आ जाएगी यानी डिटेल में आपके लिए क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उन पे हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वैसे हमने आपको बता दिया, कोई पूछे तो वर्तमान में आपके आर्टिकल 440 प्लस हो चुके हैं। लेकिन आपने 395 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि 395 से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है उनके अनुसार हमें
चलना पड़ेगा और चीज़ें हमें सभी पता होनी चाहिए, वो चीज़ें भी हमने छोड़नी नहीं है। तो दोस्तों जो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और आगे की वीडियो पाने के लिए वेट कीजिए, थोड़ा समय का अभाव है।